स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ। मैं दिव्यांशी और आज मेरे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं मिस्टर संदीप शिंदे, जिन्होंने यूपीएससी इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन 2021 में ऑल इंडिया रैंक 38 हासिल की है। वेलकम सर टू स्टडी IQ एंड लॉट्स ऑफ कंग्रेचुलेशंस। Thank you so much, Divyanshi. Thank you for inviting me here. सर, सबसे पहला प्रश्न यही होगा कि 6th अटेम्प्ट था आपका और you've been fortunate enough to make your name to the final list. थोड़ी सी लंबी जर्नी रही और उस लंबी सी जर्नी का एक बहुत ही खूबसूरत सा एंड रहा। हाउ डू यू फील इस पूरी जर्नी को देखने के? अगर 7 साल का अगर जर्नी देखिए तो इट वाज अ वेरी लॉन्ग जर्नी आई वुड से, बट व्हाइल द जर्नी वाज गोइंग ऑन वो रियलाइज नहीं होता आपको कि आप एक के बाद एक अटेम्प्ट हो रहा है। और मैं यहाँ दिल्ली में एक हमदर्द स्टडी सर्कल नाम से एक हॉस्टल है, वहाँ रहता हूँ। So there are many people who are in the same boat like me. So ऐसा realize नहीं होता जब तक आपका last attempt ना आए. But in the 6th attempt I realized, okay, this is the last juncture, this is the last chance. और उसके भी मीन सिविल सर्विसेज के इंटरव्यू में भी मेरा फाइनल लिस्ट में नहीं आया। तो उसके बाद फॉरेस्ट तो वाज लाइक जस्ट एक ही शॉट मिलेगा, इसमें जो होगा वो होगा। एंड टाइम इज वेरी लेस इन फॉरेस्ट सर्विसेज, तो आई एम वेरी हैप्पी कि फाइनली आई गॉट इन and I'll be going there with my friends who have been already selected. So you're a mechanical engineer. ये कब थॉट आया कि सिविल सर्विसेज के लिए जाना है? एक ऐसा कुछ ड्राइविंग फोर्स which you think कभी क्लिक किया हो? मुझे इस बारे में अवेयरनेस तो मेरे इंजीनियरिंग के डेज में आई, बिकॉज माय फ्रेंड स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट। बट कुछ उसी दौरान अराउंड 2012-2013 कुछ ब्यूरोक्रेट्स के लेक्चर्स होते थे हमारे कॉलेजेस में, या फिर इवन यूट्यूब वाज गेनिंग इट्स पॉपुलैरिटी बैक देन। और उनके पास देख के ऐसा लगता था कि दीज पीपल दे आर एक्सप्लेनिंग इट सो वेल कि आप ऐसे ऐसे इस प्रोसीजर को फॉलो कर सकते हैं और एक बहुत ही अच्छा करियर अपॉर्चुनिटी है अगर मुझे कंट्रीब्यूट करना है सोसाइटी के लिए। और एक इंटरेस्टिंग फील्ड है जहाँ पे मुझे लगा आई वुड बी हैप्पी वर्किंग हियर। तो अराउंड 2012-13 मैंने डिसाइड किया इन द ट्रांजिशन फेज ऑफ माय बैचलर्स टू मास्टर्स, तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे सिविल सर्विसेज परस्यू करना है। सर, इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो कट ऑफ है वो यूजुअली हाई जाता है, तो देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स व्हिच पीपल प्रिपेयरिंग फॉर CSE एंड इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एग्जामिनेशन वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा प्रिपेयर करते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा गैप वो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एस्पिरेंट ध्यान देते हैं, अगर उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ओके, तो जो कट ऑफ है प्रीलिम्स का यूजुअली ऐसा होता था 2019 तक कि वो अराउंड 15-18 मार्क्स पे रहता था। उसके बाद अभी वो ग्रेजुअली कम हो गया, मींस इट्स अराउंड 12 मार्क्स, बट दोज 12 मार्क्स दे आर क्वाइट इम्पोर्टेंट। और इसीलिए पुश करना पड़ता है थोड़ा प्रीलिम्स में ही कि हम एम नहीं करेंगे कि 100 मार्क्स की लाना है, हमारा एम ही होगा 120-130 मार्क्स का। और मुझे इसमें सबसे जो डिफरेंशिएटिंग फैक्टर लगता है वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ प्रीलिम्स। Means all the content, it is available freely on the market. Your YouTube channel is also there of Study IQ. सबके पास ये content है and it really helps. But after that you have to take some effort. एक aspirant के हिसाब से भी थोड़ा effort होना चाहिए कि आप analyze करते हो previous year question papers. जैसे मैंने around 1976 से लेकर 2020 तक के सारे papers देखे थे at least once, और उसके जो last 20 years के थे वो तो लगभग 10 से 15 बार मैंने सॉल्व करके उनमें से देखा था व्हाट लैंग्वेज यूपीएससी इज आस्किंग, व्हाई दे आर आस्किंग दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, या फिर करंट अफेयर्स भी है। तो हम पढ़ते रहते हैं करंट अफेयर्स, बट व्हाट यूपीएससी इंटेंड्स टू नो थ्रू दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, दे ट्राई टू कैच यू, दे ट्राई टू ट्रिक यू। तो अगर ये एक बार डिसाइफर कर ले आदमी और इसमें एक 1.5 महीना अगर इन्वेस्ट कर दे तो इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप फॉरेस्ट सर्विसेज का जो कट ऑफ है प्रीलिम्स का वो क्लियर कर सकते हो। बिकॉज सिविल्स में अगर 100 मार्क्स ला रहे हैं तो नॉलेज तो है, तो उसके बाद स्मार्ट वर्क जो है वो रहता है एंड इट हेल्प्स। सर, आई थिंक प्रीलिम्स की हमने बात कर ली, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मैं मेंस के बारे में आपसे डिटेल में चर्चा करना चाहूंगी कि मेंस की तैयारी कैसे करनी है, दोनों ऑप्शन को कैसे चूज करना है। ओके,
सो द फर्स्ट थिंग इज चूजिंग योर ऑप्शनल्स. अब फॉरेस्ट सर्विसेज में ऐसा होता है कि ह्यूमैनिटीज के जो पेपर्स है वो तो होंगे नहीं. जैसे मेरा सिविल्स में सोशियोलॉजी ऑप्शनल था, तो इट इज नॉट अवेलेबल इन फॉरेस्ट. थोड़ा टेक्निकल सर्विस है, तो दो ऑप्शंस होते हैं यहाँ. और उन दोनों में भी इनवेरिएबली लोग फर्स्ट ऑप्शन जो है फॉरेस्ट्री चूज करते हैं, बिकॉज इट इज इजी, इट इज शॉर्ट, और उसका यूज भी है, इंटरव्यू में भी है और सर्विस में भी आगे जाके. फॉरेस्ट्री इज अ सेफ बेट क्योंकि कंटेंट मार्केट में अवेलेबल है. नाउ इट रिमेन्स दैट सेकेंड ऑप्शन कैसे चूज करना है. तो कुछ होते हैं इंजीनियरिंग ऑप्शनल्स, तो जिनका मैकेनिकल या सिविल या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग स्ट्रांग है, दे चूज दोज ऑप्शनल्स. जबकि मेरा भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग था, लेकिन मैंने चूज नहीं किया बिकॉज मेरे पास बस 40 डेज थे जिनमें मुझे प्रिपेयर करना था. तो इसमें आता है मेरा जो सेकंड ऑप्शन था, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग. इट इज क्वाइट अ सेफ बेट फॉर एनीवन हु हैज अ लिटिल बिट ऑफ इंजीनियरिंग एक्यूमेन. बहुत वाइड सिलेबस है बट सुपरफिशियल है, बहुत डेप्थ में नहीं जाना पड़ता है, मटेरियल भी अवेलेबल है. क्वेश्चन पेपर्स जो है उनमें से भी एक ट्रेस लग जाता है कि आप उसमें क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो. और इन ऑप्शंस के अलावा इसमें होता है बॉटनी होता है, जूलॉजी होता है, एग्रीकल्चर होता है. तो अगर आपका बैकग्राउंड है तो यू कैन चूज दीज ऑप्शनल्स, बट उसके अलावा आपके पास लिमिटेड ऑप्शंस रहेंगे टेक्निकल होने की वजह से. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल अपियरिंग हियर दे आर ईदर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड और कोई बीएससी किया हो, तो उनका तो एक अपना ऑप्शनल होता ही है. जैसे एग्रीकल्चर के भी बहुत सारे ग्रेजुएट्स होते हैं. तो माय सजेशन वुड बी एक फॉरेस्ट्री रख सकते हैं, और सेकंड ऑप्शन इज योर चॉइस, मींस बेस्ड अपॉन योर बैकग्राउंड. अगर आपका बैकग्राउंड बहुत ही मिक्स्ड है तो एग्री इंजीनियरिंग इज अ सेफ बेट. मींस आई कैन टॉक अबाउट एग्री इंजीनियरिंग मोर बिकॉज मैंने वो दिया है, 2 बार उसमें से मेंस दिया है, और इस बार मींस मेरा वन ऑफ द हाईएस्ट स्कोर आ गया था एग्री इंजीनियरिंग में विद ओनली दोज 40 डेज ऑफ स्टडी. सो दिस इज अबाउट ऑप्शंस. सर ऑप्शन के बारे में बता दिया कैसे चूज करना है, लेकिन जो दो ऑप्शन आपने चुना था, मैं चाहती हूँ उसके रिसोर्सेज आप बताएं और पढ़ने की जो मेथोडोलॉजी होती है. आई थिंक वो भी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि इट्स नॉट अबाउट जस्ट स्किमिंग थ्रू द पेजेस बट अंडरस्टैंडिंग द कांसेप्ट. राइट. सो फर्स्टली अबाउट द सोर्सेस. दोनों ऑप्शंस में सिंस देयर वाज पॉसिटी ऑफ टाइम, बहुत सीनियर्स हैं हमारे जिन्होंने काफी डिटेल में सोर्सेज इसके बताए थे, बुक्स बताए थे, बट 40 डेज में रेफरेंस बुक्स यूज करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था. तो व्हाट आई डिड वाज, देयर आर 2 क्लासेस फॉरेस्ट्री के लिए. अगर पहले बात करूँ तो फॉरेस्ट्री के लिए एक हॉर्नबिल क्लासेस नाम से एक इंस्टीट्यूशन है, यूट्यूब पे ही उनके क्लासेस चलते हैं. I use their YouTube videos as well as their content for forestry. And I tried to refer a book called Manikandan, but the cost-benefit ratio was not that much. So I skipped it as well in the end because I had allotted only 8 days. So in that time, only those classes were means feasible to complete. And secondly, when it comes to agriculture engineering, here as well, since it is a whole stream of graduation, there will be many subjects that will be included in it. It's difficult to refer every reference book, take questions from that. So for that as well, I joined a class called GATE for All. They provide agriculture engineering education, especially for the GATE people. But they had also designed a course for UPSC, Indian Forest Services. So my base was that the notes from these classes were there. And for agriculture engineering, I also had one notes of Kajol Patil ma'am. It was like my reference book for that purpose of optional, because she had also made very crisp notes of every topic that is asked. So I referred them as well. And apart from this, what I did, there is a website called IASRI. So whenever I felt that any topic it is not available in these things, I would just Google it, the topic name, and would attach the name of IASRI to that, so that these topics could be read from Google. तो इसकी मेथोडोलॉजी के बारे में बताता हूँ. तो ऐसा होता है कि 40 दिन में आपको कंफ्यूजन में ही 8 दिन निकल जाते हैं. मेरा पहले मेंस में यही हुआ था कि कैसे टैकल करूँ, हाउ टू, कैसे इस प्रेशर को टैकल करूँ. तो मेरा सजेशन यही रहेगा, यहाँ पे अगर आप पूरा सिलेबस करने जाएंगे, अगर आपके पास 40 दिन है तो इट्स वेरी डिफिकल्ट. अगर आपके पास 6 महीने हैं, आप पूरा ही फॉरेस्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हैं. बट मैं 40 दिन के हिसाब से बता रहा हूँ. इस फॉरेस्ट्री के सपोज, तो फॉरेस्ट्री के अगर आप लास्ट 20 ईयर्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, उनको अगर आप स्किम थ्रू करते हैं, जो कि वो क्लासेस या फिर
ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे, वो प्रोवाइड करते हैं। उनको देखिए वो किस तरह से पूछ रहे हैं। उनमें रिपीटेटिव क्वेश्चंस कौन से होते हैं, जैसे मैनग्रूव टॉपिक हो गया या कोल्ड डेजर्ट हो गया, ये हर साल आता है। तो इनके जो है वो नाम अच्छे से आप मीन्स रोट लर्निंग ही है, कुछ जो साइंटिफिक नेम है वो अच्छे से कर लीजिए। सेकंड एस्पेक्ट है कि इसमें डायग्राम्स, फॉरेस्ट सर्विसेज में मुझे फर्स्ट टाइम रियलाइज हुआ, सिविल्स में इतना डायग्राम्स के लिए वैल्यू नहीं है, बट इसके नोटिफिकेशन भी मेंशन होता है कि डायग्राम्स विल बी वैल्यू। तो डायग्राम्स पे ध्यान दीजिए, हर चीज को मैप में लाने का ट्राई कीजिए। आई इवन यूज्ड कलर पेंसिल्स, जो बहुत ही स्कूल के जैसे लगता है, बट आई यूज देम एंड दे आर वेरी हेल्पफुल। अगर आपको ट्री दिखाना है तो थोड़ा ग्रीन कवर दिखा दीजिए, वाटर का वाटर शेड में कोई वाटर दिखाना है तो ब्लू ब्लू कलर से उसको स्क्रिबल कर दीजिए बस वहां पे, एंड इट इज परफेक्टली फाइन एंड इट्स अलाउड एज वेल इन द एग्जाम, बिकॉज नहीं तो फिर हमारे डिडक्ट हो जाते मार्क्स। तो ये जो चीजें हैं आपको डिफ्रेंशिएट करती है आपके आंसर को, एंड ऐसा करना होगा कि आपको ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है रिपीट होते हैं, उनके कुछ रेडीमेड नोट्स बना के रखिए और पेपर से पहले उसको बस रिवाइज कीजिए, सो दैट यू कैन रेडिली यूज दैट। एंड नाउ सेकेंडली कमिंग टू एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बिकॉज फॉरेस्ट्री इज क्वाइट थियोरेटिकल, बट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में थियरी एज वेल एज न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में भी यही पैटर्न है, 20 साल के क्वेश्चंस हैं, वो आपको देखने हैं, उनमें से जो रिकरिंग टॉपिक्स है उनको करना है। और एक बात ये भी है कि इसमें आप प्रेडिक्ट भी कर सकते हो कौन सा क्वेश्चन आएगा। अगर 4-5 साल में कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है तो बहुत अच्छे चांसेस है कि वो इस बार आ जाए। तो हमने भी ऐसे ही किया था, हम 3-4 लोग साथ में पढ़ते थे, हम ये क्वेश्चन जो है 20 ईयर्स के वो डिस्कस करते थे और प्रेडिक्ट भी कर लेते। और ये अप्लाई होता है सभी पेपर्स को, इंग्लिश, आपका जीके और दोनों ऑप्शंस, ये सभी में ऐसा अप्लाई होता है। तो इसमें भी ये आप ये प्रीवियस ईयर का टेक्निक यूज कर सकते हैं। सेकेंडली जो न्यूमेरिकल्स है, देर इज नो अदर ऑप्शन, आपको वो सॉल्व ही करने होंगे। वो जो क्लासेस लगाएंगे आप वहां से सॉल्व कर सकते हैं या फिर रेफरेंस बुक है वहां से आप कर सकते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा, 40 डेज में अगर आप कर रहे हो तो वो बहुत हेक्टिक है, आपको फिर से आपकी जो मेमोरी फ्लैशबैक में जाना, फिर से वो रिवाइज करना, टेक हेल्प। बहुत बहुत ऐसा लगता है कि कैसे कोई क्लास हमें कुछ सिखा सकता है, बट इट्स पॉसिबल, ऑनलाइन हो जाता है एंड टाइम सेव हो जाता है। अब अगर आपके पास साल भर हो तो आप खुद कर सकते हो, लेकिन इस पोजीशन में आपको क्लासेस हेल्प जरूर करते हैं। और थर्ड थिंग जो है एग्री इंजीनियरिंग में, इट इज वेरी वाइड सब्जेक्ट, उसमें इतने स्ट्रीम्स हैं इंजीनियरिंग के, जैसे फर्स्ट पेपर में सिविल है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग है, रिमोट सेंसिंग आता है, इंस्ट्रूमेंटेशन है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, फूड प्रोसेसिंग है। तो इन सब में आपको पीएचडी नहीं करना है, आपको बस उनके क्वेश्चंस को देख के विड्थ देखनी है और उसमें क्या क्या पॉइंट्स और डायग्राम्स आप ला सकते हो वो लेके आना है। रेस्ट ऑफ द पेपर यू विल हैंडल, बिकॉज बहुत से, अगर कोई मैकेनिकल इंजीनियर है तो मैकेनिकल का पार्ट हैंडल करता है, सिविल है तो सिविल का पार्ट हैंडल करता है, दूसरे सब्जेक्ट के लिए आपको एफर्ट लेना है। बट इट इज क्वाइट अचीवेबल। कुछ सीनियर से वो कंप्यूटर साइंस से थे, उन्होंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग लिया था एंड दे हैव स्कोर्ड हेफ्टीली, मींस 230 240 इसमें अचीवेबल है। तो दोनों सब्जेक्ट्स के लिए यही मेरा स्ट्रैटेजी रहेगा, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके डायग्राम्स, आपका प्रेजेंटेशन और स्क्रिबल करने के लिए शॉर्ट नोट्स। तो जब आंसर लिखने की बात करते हैं तो कब से प्रैक्टिस करनी चाहिए आंसर राइटिंग, क्योंकि ये एक इम्पोर्टेंट और आई थिंक ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है एग्जामिनेशन का, कि आप कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, कितने अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। आई फील दैट आपको प्रीलिम्स होते ही आंसर राइटिंग के लिए लग जाना चाहिए। अब इसमें भी डायरेक्शन होता है कि आंसर राइटिंग कैसे करें। मेरा ऐसा होता था, इसके पहले में जो अटेम्प्ट दिए थे, मैं सोचता था कि टाइम नहीं मिलेगा, बिकॉज एग्जाम में 3 ही घंटे होते हैं, तो आई शुड हरी अप, और मुझे 1 घंटे में 7 क्वेश्चंस लिखने हैं। बट इन दिस अटेम्प्ट मैंने चेंजेस ये किए कि प्रीलिम्स के बाद मैंने देखा, टॉपर्स के पेपर देखे, ये सिविल्स के टाइम पे मैंने किया था, जो टॉपर्स हैं उनके आंसर पेपर मैंने देखे, और उसमें ऐसा टारगेट किया कि अगर कोई इलिटरेट पर्सन है उसको मेरा और टॉपर का पेपर दिखाया जाए तो उनको बहुत इंटेलिजिबल ऐसा डिफरेंस नहीं दिखना चाहिए, थोड़ा बहुत चलेगा, लेकिन उनको ऐसा लगना चाहिए कि वो सिमिलर ही है। और इसका मुझे सिविल्स में भी हेल्प हुआ और फॉरेस्ट में भी। तो मैं क्या करता था, स्टार्टिंग में पहला 1 महीना जो क्वेश्चंस है उनके आंसर देख के आधा आधा घंटा में लगा के उसको लिखता था, ताकि एक मेरा खुद का स्ट्रक्चर बने, कैसे इंट्रोड्यूस करना है, सब हेडिंग्स कैसे लाने हैं, हमें पॉइंटर्स में कैसे लिखना है, एग्जाम्पल्स को कैसे कोट करना है, या डायग्राम्स, मैप कैसे लेबलिंग करना है,
ये सारी चीजें मैंने 1 महीने के लिए आराम आराम से उनको एक स्ट्रक्चर बना लिया, और उसके बाद वो मेरी मसल मेमोरी में चला गया। तो पीपल कैन ट्राई, ऐसे कर सकते हो आप कि आपका खुद का एक स्ट्रक्चर बनाइए, उसके बाद स्पीड आ जाएगा। कंटेंट तो आते ही रहता है, एग्जाम के दिन तक कंटेंट आएगा, लेकिन जो पेपर पे जाने वाला है अगर वो आप नहीं करेंगे, इट्स यूजलेस। कंटेंट बहुत यूजलेस है अगर आप उसको पेपर पे ला ही नहीं सकते हो। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि फर्स्ट मंथ आप आपका एक स्ट्रक्चर बनाइए, सेकंड मंथ में आप अच्छे से जितने भी आपके पास टेस्ट सीरीज होंगे उनको प्रैक्टिस कीजिए, और एग्जाम के कुछ दिन पहले एक टाइम्ड टेस्ट लगाइए कि जहाँ पे सुबह और शाम को आप पेपर लिखते हो, और उसके बाद अपने आप अपने दोस्तों में आप इवेल्युएट करते हो। सो दिस वाज माय स्ट्रेटजी फॉर आंसर राइटिंग। सर ये तो बात हमने रिटन स्टेज की कर ली है, मैं थोड़ा सा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जानना चाहूंगी। हाउ वाज योर पर्सनालिटी टेस्ट एक्सपीरियंस? Okay. So, my personality test experience was, I would say, disastrous because ये था मेरा लास्ट ही अटेम्प्ट था, और सिविल्स का मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था। तो उसके बाद 15 दिन थे प्रिपरेशन के लिए, और काफी अंडर प्रेशर था। मीन्स ऐसा नहीं बोलूंगा कि इंटरव्यू प्रिपरेशन नहीं था, मैं प्रेशर में था। और इसी चक्कर में मैंने इंटरव्यू में जाके थोड़े बहुत ब्लंडर्स हो गए, मेरा इंटरव्यू ठीक से शुरू नहीं हुआ, और जो चेयरमैन है उन्हें कुछ कुछ चीजें मेरी हॉबी से समझ में नहीं आई, और उसका रिजल्ट ये था दैट आई हैव वन ऑफ द लोवेस्ट मार्क्स इन इंटरव्यू। जो रिटर्न में मेरे मार्क्स थे दोज आर वन ऑफ द हाईएस्ट, बट इंटरव्यू में मेरे मार्क्स सबसे लो ही पकड़ सकते हैं। एंड आई फेल्ट दैट इम्प्रूवमेंट कर सकते थे अगर अगर मैं अलग पोजीशन में बाद में फिर से ये प्रिपेयर करता, तो देयर कैन बी इम्प्रूवमेंट। बट अब जो है कि आ गया लिस्ट में नाम, तो उसी में खुश है। तो मैं इंटरव्यू के बारे में किसी को गाइड वगैरह नहीं कर सकता ज्यादा, बिकॉज दैट वुड नॉट बी एक्यूरेट और सजेस्टिव भी नहीं होगा। बस एक बता सकता हूँ कि मेरे मिस्टेक से कुछ सजेशंस दे सकता हूँ। आई थिंक दैट विल बी वेरी वैल्यूएबल, क्योंकि जो मिस्टेक्स अगर आप कोड कर सकते हैं तो शायद उस पर वो वर्क ऑन कर सकते हैं। राइट राइट राइट। तो फर्स्ट मिस्टेक था मेरा कि बहुत इन डेप्थ में जाना इंटरव्यू के लिए, बिकॉज आई थॉट दैट दिस इज माई लास्ट अपॉर्चुनिटी, सो आई शुड बी वेरी वेल प्रिपेयर्ड। तो मैंने सारे ही टॉपिक्स इतने डेप्थ में गया, सारे क्वेश्चंस को, फर्स्ट क्रॉस क्वेश्चन, सेकंड क्रॉस क्वेश्चन, थर्ड क्रॉस क्वेश्चन, ऐसे बहुत सारे इसमें मैंने रिसर्च कर दी उस पर, और बाद में वो रिवाइज करते टाइम ही बॉक डाउन हो गया उस प्रेशर में कि कितना पढ़ना है। सेकंड थिंग, मैंने इसकी वजह से मॉक्स जो है इंटरव्यूज है वो थोड़े कम दे दिए। मीन्स आई कुड हैव अटेंडेड 2 और 3 मोर मॉक्स, जिससे मुझे थोड़ा ईज अप हो जाता। बट ड्यू टू दिस एज वेल एज दिल्ली में जो था उस टाइम टेम्परेचर भी बहुत हाई था, तो आई थॉट कि मेरा वक्त चला जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको आने जाने में कहीं वक्त चला जाता है, तो आप ऑनलाइन इंटरव्यूज भी दे सकते हो। और थर्ड थिंग वाज इन द इंटरव्यू इटसेल्फ एज वेल, I thought that though I stayed calm when the rapid fire questions were there, but try to be more expressive. Forest के इंटरव्यू में क्या होता है, they are expecting scientific answers from you, और मेरा सिविल्स का प्रिपरेशन था अब तक, तो मैं उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल से आंसर्स दे रहा था। तो उससे ये हो रहा था कि उन्हें जो एक्सपेक्टेशन थी मुझसे वो नहीं मीट हो रही थी। फॉर एक एग्जाम्पल देता हूँ, उन्होंने मुझे वाटरशेड पे क्वेश्चन पूछा था। तो वाटरशेड मैनेजमेंट जो है, मेरा डिस्ट्रिक्ट उसके लिए फेमस है, तो मैंने उसके बारे में सारा डिटेल बता दिया उन्हें। बट वो सारा जो था वो इट वाज थ्रू द पंचायती राज मॉडल, और उनको एक्सपेक्टेड क्या था कि जो कंट्रोल ट्रेंचिंग स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है। सो दे वांटेड साइंस एंड इंजीनियरिंग, आई वाज आंसरिंग एडमिनिस्ट्रेशन, एंड सेम थिंग हैपेंड विद अदर मेंबर। ये बाद में मैंने प्रोसेस किया कि वहां क्या हुआ। और एक लास्ट मेंबर थे जिन्होंने मुझे साइंस पूछा था, तो ही वाज आल्सो एक्सपेक्टिंग कि मैं उनको बेसिक्स बताऊं। क्वेश्चंस बहुत टफ नहीं थे, उन्होंने मुझे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है वगैरह ये पूछा था, तो मैंने प्रिंसिपल बताया और छोड़ दिया उसको। तो ही वाज एक्सपेक्टिंग अ वेरी लॉन्ग एंड डिस्क्रिप्टिव आंसर। सो सिविल्स के बारे में हमें बोलते हैं कि यू शुड प्रेजेंट योर आंसर फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, पॉइंट्स बताओ, बंद कर दो। नहीं, यहाँ पे फॉरेस्ट में थोड़ा अलग पैटर्न है। मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि उन्हें थोड़े आराम से आंसर चाहिए। आपका ऑब्जर्वेशन क्या था वो देखना है उन्हें, आपका साइंटिफिक एक्यूमेन क्या है वो देखना है। तो ये जो मिस्टेक्स है आप इससे सीख सकते हैं कि बहुत सिंपल और बहुत सुपरफिशियल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको एक्सप्रेस करने के लिए बहुत टाइम दिया जाता है, बहुत पेशेंटली वो सुनते हैं, कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग नहीं करते हैं। सिंपल सिंपल अगर आप तैयारी करके जाएंगे तो भी आपका इंटरव्यू जो है
वो आई कैन से बेटर हो सकता है, श्योर तो नहीं कर सकता लेकिन बेटर हो सकता है, यू कैन अवॉइड दीज मिस्टेक्स। सर किस तरीके से स्टडी आईक्यू आपकी जर्नी में साथ रहा है? स्टडी आईक्यू में क्या होता था, मैं जो एक बेसिक मैगजीन होता था कोई भी करंट अफेयर्स का, तो वो तो रेफर करता था, बट बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स होते हैं, जैसे करंट में कुछ आ गया, जेम्स वेब टेलीस्कोप आ गया, तो मैं वही करता था, यूट्यूब पे जाता था और जेम्स वेब प्लस स्टडी आईक्यू, बिकॉज आपके जो वीडियोस होते थे साइंस एंड टेक के मुझे बहुत ही पसंद आते थे, क्रिस्प होते थे, और उसमें ऐसा है कि 10 मिनट में अगर खाना खाते भी अगर मैं देख लूँ तो एक एक टॉपिक हो जाता था, और बाद में उसके वजह से यूट्यूब ने भी वो एल्गोरिदम पकड़ लिया था, उसके बाद मैं जो भी कुछ सर्च करता था, करंट अफेयर्स हो या कोई टॉपिक भी हो, तो स्टडी आईक्यू का ऑप्शन ऊपर आ जाता था, एंड आई फाउंड कि इनवेरिएबली सभी टॉपिक्स पे आपने छोटे छोटे वीडियोस बना दिए थे। सो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था स्टडी आईक्यू के साथ कि वेन एवर आई फाउंड कि मुझे कहीं कंटेंट अच्छे से नहीं मिल रहा है, मैं स्ट्रक्चर्ड कंटेंट के लिए आपका यूट्यूब चैनल तो बहुत ज्यादा यूज करता था। We are very glad to know that we've been part of your success story, और बहुत बहुत धन्यवाद for joining us in this interview session, for sharing your journey, and I think it's a very valuable session कि मेंस की आंसर राइटिंग कैसे करनी है, और इंटरव्यू में डोंट्स की जो आपने बात की, I think that is very important. Right. Thank you very much, sir, and we wish you good health. Thank you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।